Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one more MCQ series for all of you, those who are preparing for PSU एग्जामिनेशन या फिर अकाउंट्स ऑफिसर का पोस्ट के लिए, चाहे फिर जूनियर अकाउंटेंट के लिए पोस्ट के लिए, चाहे फिर आप कोई भी अकाउंटेंट का पोस्ट के लिए अगर अप्लाई किए कहीं भी एग्जाम के लिए, तो आपका सिलेबस में इनकम टैक्स का सिलेबस जरूर होता है, तो इसमें इनकम टैक्स का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आज से नहीं दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किया था, और जो पार्ट 2 था मेरा वीडियो, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक डिस्कस किया था। और जो आज मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं, इसमें हम लोग आज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दो वीडियो में। अभी आगे का क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में आइए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है? आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू। आइसलैंड ड्यूटी इज एग्जेम्प्टेड अप टू। आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस कितना रुपया तक एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। पहली बात तो ये जान लीजिए, वो मैं बताऊंगा ही कितना एग्जेम्प्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना जरूरी है कि आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस किसको मिलता है। आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस जो हम लोग का जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, जो हम लोग का देश का सेवा करते हैं, हम लोग का सेवा करते हैं, तो जो भी लोग आर्म्ड फोर्सेस में हैं, जो भी लोग, तो उनका जब पोस्टिंग होता है, लक्षद्वीप हो गया, चाहे फिर अंडमान निकोबार में अगर उनका पोस्टिंग होता है, तो उन लोग को आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस उन लोग को मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो अगर 3250 रुपया का एग्जेम्पशन है, अगर 3250 रुपया तक मिलता है, तो वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस मिलता है हम लोग का, जो भी है आर्म्ड फोर्सेस वाले जो भी जवान है, उन लोगों को मिलता है आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू, आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू 3250, ठीक है, 3250 रुपीज, ठीक है। 1 मिनट, आई विल हाईलाइट इट। 3250, ठीक है। हाँ फ्रेंड, एक बार मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा ना मेरे वीडियो से रिलेटेड, एनी ऑफ द वीडियो, चाहे अभी मैं डीटी का रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये इन ईयरलियर मैं पूरा लॉ का कंप्लीट कर चुका हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगर कोई भी क्वेरी होगा तो आप मेरे से ज्वाइन हो सकते हैं, माय फेसबुक आल्सो, इन माय इंस्टाग्राम आल्सो। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप मेरे से ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ भी क्वेरी होगा आप पूछिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, नहीं तो फिर आप अपना क्वेरी कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर पर्सन हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD, ठीक है। 44 AD का थ्रेशोल्ड पूछा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर पर्सन हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD। यहाँ पे इनकम नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा टर्नओवर। जो भी 44 AD का जो होता है ना, वहां पे इनकम वगैरह कुछ ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि इनकम का थ्रेशोल्ड लिमिट, वहां पे इनकम का थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। वहां पे जो लिमिट है वो है टर्नओवर का, टर्नओवर ऑब्लिक उसको आप ग्रोस रिसिप्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रोस रिसिप्ट ऑब्लिक टर्नओवर, टर्नओवर का यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट है अंडर सेक्शन 44 AD में, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को आप मॉडिफाई कर लीजिए। यहाँ पे जो इनकम लिखा है ना, यहाँ पे आप टर्नओवर लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे टर्नओवर हो जाएगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर पर्सन हैविंग टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD। तो 44 AD का थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है? 44 AD का जो टर्नओवर का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 2 करोड़, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं आपको 44 AD क्या है। 44 AD एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है। आप जो भी एसएससी हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो 44 AD का ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर कंपलसरी नहीं होता है, ये आपके पास ऑप्शन है कि आप 44 AD के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। 44 AD के अंदर जाने का बेनिफिट क्या है कि अगर आप 44 AD का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं
तो फिर आप ठीक है, आप 4480 चूज करिएगा। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जो आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है अंडर सेक्शन 44AA के अंदर, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। एंड फिर आपको जो ऑडिट करवाना पड़ता है 44AB के अंदर, तो अंडर सेक्शन 44AB वो भी आपको ऑडिट करवाने का दरकार नहीं होता है। तो बहुत सारे जो एसएससी है, जो छोटे छोटे एसएससी है, स्मॉल बिजनेसमैन, जो भी आदमी है, जो भी इंडिविजुअल्स है, तो वो 44AD को चूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको 2 करोड़ रुपया तक अगर उनका टर्नओवर होता है पूरे साल का, ठीक है, तो फिर उतना 2 करोड़ रुपया तक उनको कोई भी मेंटेन करने का जरूरत नहीं होता। कोई भी टर्नओवर अगर 2 करोड़ तक अगर टर्नओवर आ, तो कुछ भी उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत भी नहीं है, नहीं उनको ऑडिट करवाने का दरकार है। तो देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, तो उनका फिर जो अकाउंटेंट का जो खर्चा होता है उनका बच जाएगा। फिर ऑडिट करने का जरूरत नहीं है, तो फिर ऑडिटर का खर्चा वो बच जाएगा। तो छोटे एसएससी को रिलीफ देने के लिए 4480 को लाया गया है, कि जिससे कि छोटे छोटे जो भी एसएससी है इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ये ध्यान रखिएगा, सही, ठीक है फ्रेंड्स। तो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर पर्सन हैविंग टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 4480 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ रुपया तक आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का तो ऑप्शन डी हो गया, 2 करोड़। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सॉर्ट्स इन केस ऑफ कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, ठीक है। कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट का बोला है कि टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स इन केस ऑफ कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप ध्यान रखिए, टीसीएस नहीं लगता कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट में, यहाँ पे लगता है टीडीएस। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन होगा टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स होगा। 1 मिनट, यहां पे इसको आप काट करके टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स कर दीजिए, ठीक है। टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इन केस ऑफ कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। देखिए, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट का पूछा है कि कितना उसके ऊपर टीडीएस करता है। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, अभी तो ऐसा है जितना भी इनकम टैक्स में जितना भी कमीशन से रिलेटेड जितना भी बनता है टीडीएस, सभी में 5% ही है, ठीक है, सभी में 5% ही है, अभी भी है। तो आप इतना याद रखिएगा कि कमीशन जहां भी दिखे वहां पे 5% आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। कमीशन में जितना भी कमीशन है, लॉटरी में कमीशन है, चाहे इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस में कमीशन है, तो जितना भी कमीशन है वो हर एक जगह आप देखिएगा तो आपको 5% ही मिलेगा, ठीक है, ये कॉमन है। तो आप ट्रिक है, याद करिएगा, कहीं भी कुछ भी कमीशन पूछा अगर क्वेश्चन में, तो अगर ऑप्शन में 5% है तो 5% को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है, व्हेन ए पर्सन हैविंग एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, एक व्हेन ए पर्सन हैविंग एग्रीकल्चरल लैंड, ओके, सेल द सीड्स टेकन फ्रॉम सच लैंड इन ए नर्सरी, ठीक है, एक आदमी के पास एग्रीकल्चरल लैंड है एंड सेल करता है सीड्स टेकन फ्रॉम सच लैंड, ठीक है, सीड्स को सेल करता है टेकन फ्रॉम सच लैंड इन नर्सरी में सेल करता है, ठीक है, विच इज ए पार्ट ऑफ सेड लैंड, ठीक है, ओके, जो नर्सरी है वो पार्ट है सेड लैंड, जो लैंड के बारे में बोल रहा है। द इनकम फ्रॉम सच सेल इज ट्रीटेड एज, तो इनकम क्या होगा, वो इनकम बिजनेस इनकम के अंदर आएगा, या फिर एग्रीकल्चर इनकम का अंदर आएगा, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के इनकम का अंदर, नन ऑफ द एबव होगा, ठीक है। तो जो भी इनकम होता है ना, जो भी इनकम होता है ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो हर एक इनकम को एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर माना जाता है, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 44 था ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है एन एम्प्लॉयर हैज पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 रुपया इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सैलराइड एम्प्लॉई ड्रॉइंग एनुअल सैलरी 6 लाख रुपया, द अमाउंट ऑफ प्रीक्विजिट चार्ज इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो प्रीक्विजिट बोला कितना चार्ज होगा, ठीक है, तो टोटल 12,000 चार्ज हो जाएगा, ठीक है।
मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी मिलता है ना, जितना भी जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो इंप्लॉयर देता है ना, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलराइड एम्प्लॉय ड्रॉइंग एनुअल सैलरी 6 लाख से ऊपर, 6 लाख है उससे ज्यादा, तो द अमाउंट ऑफ प्रीक्यूसिव चार्ज इन द इन एम्प्लॉय, तो पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब चार्ज का मतलब पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 12,000। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 43, सॉरी 46। 46 है क्वेश्चन नंबर 46, बोलता है द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ए ब्लॉक ऑफ एसेट कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग यूज्ड एज फैक्ट्री। डिप्रिसिएशन का रेट पूछा है बिल्डिंग यूज्ड एज फैक्ट्री, मतलब कि बिल्डिंग यूज्ड एज फैक्ट्री, दैट मींस हुआ कि कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना होता है अंडर सेक्शन 32 डिप्रिसिएशन ऑफ इनकम टैक्स के अंदर। तो जो भी बिल्डिंग अगर कमर्शियल यूज में है तो उसके ऊपर 10% का रेट है। ठीक है, 10% का रेट है। ठीक है, 10%। बिल्डिंग यूज्ड एज फैक्ट्री दैट मींस कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर आएगा। ठीक है, तो 10% हो जाएगा। यही अगर नॉर्मल केस होता, मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता, तो 5% होता। ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में 5% होता है। वही अगर वुडन स्ट्रक्चर होता कि वुडन से बनाया हुआ है बिल्डिंग, तो फिर 40% होता है। ये ध्यान रखिएगा, इस थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी 3 तरह का डिप्रिसिएशन होता है। ठीक है, बट एक क्वेश्चन ने पूछा कि बिल्डिंग यूज्ड एज फैक्ट्री, बिल्डिंग को यूज किया जा रहा है एज ए फैक्ट्री, फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग को यूज किया जा रहा है। तो बिल्डिंग को फैक्ट्री के लिए यूज किया जा रहा है, डेट मींस इसको बिजनेस में यूज किया, बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, डेट मींस कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज कर रहा है। तो फिर इसके ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो 10% होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी हो गया 10%। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है इन केस ऑफ ए Hindu undivided family where the return of income cannot be signed by the कर्ता, the same shall be signed by। जैसे HUF में बोल रहा है कि अगर जो रिटर्न ऑफ इनकम जो फाइल करना होता है ना, उसमें अगर कर्ता साइन नहीं किया, सपोज डेट कर्ता साइन नहीं किया, डेट मींस कर्ता कोई काम से इंडिया के बाहर चला गया, चाहे कहीं और चला गया, वो साइन नहीं कर पाया। ठीक है, तो फिर द सेम शैल बी साइंड बाय द, तो फिर रिटर्न ऑफ इनकम को कौन साइन करेगा? ठीक है, तो द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, या फिर जो करता था उसका वाइफ करेगी, या फिर एनी मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, कोई भी मेल मेंबर है फैमिली का वो साइन कर सकता है, या फिर एनी अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी कर सकता है, बट वो मेजर होना चाहिए। मेजर मतलब अडल्ट होना चाहिए। ठीक है, एनी अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है फ्रेंड्स, एनी अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और HUF टू डिटरमाइन वेदर सर्टेन टीडीएस प्रोविजन आर अट्रैक्टेड। ठीक है, सर्टेन टीडीएस प्रोविजन आर अट्रैक्टेड, what has to be seen is whether the person is subject to tax audit under section 44AB। ठीक है, तो जो 44AB में जो टैक्स ऑडिट होता है वो उसका जो टर्न ओवर होता है वो लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखा जाता है। ठीक है, द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 44AB में जो ऑडिट होता है वो लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो भी टर्नओवर होता है वो देखा जाता है अंडर सेक्शन 44AB में। जैसे जो नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं उनका जो टर्नओवर होता है वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाता है, तो फिर उनको ऑडिट करवाना पड़ता है अंडर सेक्शन 44AB में। वही अगर प्रोफेशनल वाला है तो 50 लाख रुपीज है। ठीक है, 44AB हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 49। 49 बोलता है ए सीनियर सिटीजन हैविंग टोटल इनकम, ए सीनियर सिटीजन हैविंग टोटल इनकम कंसिस्टिंग ऑफ पेंशन एंड रिलेटेड प्रॉपर्टी। एक सीनियर सिटीजन आदमी है, उसका इनकम है, उसका इनकम आता है पेंशन से आता है और रिलेटेड प्रॉपर्टी से आता है। ठीक है, मतलब कि उसका पेंशन आता है, बूढ़ा आदमी हो गया ना तो पेंशन आता है गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर वो लेट आउट कर दिया अपना प्रॉपर्टी को, मतलब अपना घर वगैरह चाहे जमीन वगैरह को, तो फिर द इनकम अग्रेटिंग टू ₹6 लाख। ठीक है, मस्ट हैव पेड एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16। तो क्या वो एडवांस टैक्स देगा? नहीं, एडवांस टैक्स देने का कोई जरूरत नहीं है। कोई भी सीनियर सिटीजन है जब तक उसका इनकम पीजीबीपी का इनकम नहीं हुआ, मतलब कि बिजनेस प्रोफेशन का जब तक उसका इनकम नहीं है, अब 60 प्लस है, 60 प्लस एज है उसका, 60 प्लस अगर एज है उसका, अगर उसका
पीजीपीपी मतलब बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है उसका, तो फिर उसको एडवांस टैक्स देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो सीनियर सिटीजन का पीजीपीपी के अंदर अगर इनकम होता, मतलब बिजनेस प्रोफेशन के अंदर उसका इनकम आता, तो फिर उसको एडवांस टैक्स देने का जरूरत पड़ता है। बट इस केस में उसका जो इनकम है वो, उसका जो इनकम है ना सीनियर सिटीजन का, वो बिजनेस प्रोफेशन के अंदर नहीं आता है, सिर्फ वो लेट आउट करता है तो उससे उसका इनकम आता है और पेंशन से आता है, तो फिर उसको एडवांस टैक्स देने का कोई दरकार नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ए, 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा नील। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्वेश्चन पढ़िए। 50 क्वेश्चन बोलता है मिस्टर राम जी इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड। मिस्टर राम जी एम्प्लॉयड होते हैं इन एबीसी लिमिटेड में। हु मेंटेन्ड ए हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16। द वैल्यू ऑफ मेडिकल बेनिफिट अवेल्ड बाय राम जी फैमिली फ्रॉम द हॉस्पिटल 2,10,000। द अमाउंट ऑफ मेडिकल प्रीक्विजिट चार्जेबल इन इनकम टैक्स वुड बी। तो कुछ भी अगर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड होता है या प्रोवाइड होता है एम्प्लॉय को या फिर उसका फैमिली मेंबर को, तो वो अमाउंट जो होगा वो उसको नील माना जाता है। जितना भी मेडिकल प्रीक्विजिट होता है उसको नील माना जाता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मेडिकल प्रीक्विजिट चार्जेबल टू इनकम टैक्स वुड बी नील। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा नील। ठीक है, डी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है मिस्टर लक्ष्मण ऑक्युपाइड हिज अपार्टमेंट टिल दिसंबर 2015। ठीक है, मिस्टर लक्ष्मण ऑक्युपाई करता है हिज अपार्टमेंट टिल 2015। ठीक है, दिसंबर 2015 एंड देयर आफ्टर ऑक्युपाइड द क्वार्टर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, उसके बाद दिसंबर तक अपना जो भी उसका घर था, अपना घर में वो अपना अपार्टमेंट में रहा दिसंबर 2015 तक। उसके बाद वो क्वार्टर में रहने लगा जो उसका एम्प्लॉयर दिया। ठीक है, मतलब जनवरी से रहने लगा। द अपार्टमेंट ऑफ मिस्टर लक्ष्मण वाज लेट आउट फॉर ₹20,000 पर मंथ। और जो अपार्टमेंट में जो लक्ष्मण रह रहा था ना पहले, उसको वो लेट आउट कर दिया, मतलब कि किराए पर लगा दिया जनवरी से, जनवरी महीना से। ठीक है, द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वुड बी। तो बताइए कि एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी कितना होगा, एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान रखिए, एनुअल वैल्यू पूछा तो मतलब यहाँ पे आपसे जीएबी पूछा है। ठीक है, तो जीएबी इसलिए पूछा है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा म्युनिसिपल टैक्स तो है नहीं ना। तो अगर म्युनिसिपल टैक्स नहीं है तो आप जीएबी ही बोलिएगा। अगर अगर यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स दिया रहता तो एनए भी आप बोल सकते थे, एनुअल वैल्यू से पूछा है तो। बट यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स नहीं पूछा है, मतलब म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो फिर आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि क्वेश्चन में आपसे जीएबी ग्रॉस एनुअल वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह जानना जरूरी है कि जीएबी होता क्या है, जीएबी कैसे निकलता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू फिर मतलब एक्सपेक्टेड रेट या फिर एक्चुअल रेट विच एवर इज हायर। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट या एक्चुअल रेट विच एवर इज हायर। थोड़ा सा मैं आप लोग के लिए लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, जो जीएबी होता है वो होता है एक्सपेक्टेड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। जीएबी होता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये ध्यान रखिए कि मिस्टर लक्ष्मण बस लेट आउट, जो मिस्टर लक्ष्मण है वो अपने जो अपार्टमेंट जो रहता था उसको लेट आउट कर दिया 20,000 पर महीना जनवरी महीना से। ठीक है, जनवरी महीना से लेट आउट कर दिया तो 3 महीना के लिए लेट आउट किया। ठीक है, तो 3 महीना के लिए अगर वो लेट आउट किया तो फिर जो एक्चुअल रेंट आया 3 महीना का, तो 3 महीना का एक्चुअल रेंट आएगा 20,000 इंटू
3, मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना का 60,000 रुपया आ जाएगा एक्चुअल रेट। ठीक है, 3 महीना का 60,000 एक्चुअल रेट आ जाएगा, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का 60,000 आ गया एक्चुअल रेट। और पूछा आपसे एनुअल वैल्यू, पूछा है एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू मतलब कि जैसा कि मैं क्वेश्चन बता चुका हूं, अगर म्युनिसिपल टैक्स दिया रहता है क्वेश्चन में तो फिर आप एज्यूम करते कि ये नेट एनुअल वैल्यू पूछा है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है म्युनिसिपल टैक्स से रिलेटेड, तो फिर आप ऐसा एज्यूम करिए कि क्वेश्चन में आपसे जीएवी मतलब ग्रोस एनुअल वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो आप यह ध्यान रखिए एनुअल वैल्यू मतलब जीएवी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच वेरी हायर होता है जीएवी। ठीक है, तो एक्चुअल रेंट यहाँ पे आपका 60,000 अभी मैं बताया 3 महीना का आएगा एक्चुअल रेंट, जो कि इतना रिसीव करेगा मिस्टर लक्ष्मण जब वो अपना अपार्टमेंट को लेट आउट कर देगा तो। ठीक है, 60,000 रुपीज आ गया। तो अब एक्सपेक्टेड रेंट, ये आप देखिए एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा, ये आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। आप यहाँ पे अगर 60,000 रुपीज अगर टिक कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा मैं आपको बता दूं, जब तक मिस्टर लक्ष्मण पूरे साल अगर वो रह जाता है मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड, तभी तभी एक्सपेक्टेड रेंट मतलब नील होगा। ठीक है, पूरे साल मिस्टर लक्ष्मण अगर अपना बिल्डिंग या अपार्टमेंट में रह जाता तभी एक्सपेक्टेड रेंट नील होता। ये चीज आप पूरी ध्यान से सुनिए, पूरे साल अगर रहता तभी ये नील होता। बट इस केस में क्या है कि पूरे साल नहीं रहा है, पूरे साल नहीं रहा है, 9 महीना ही रहा है ना अपना अपार्टमेंट में, 3 महीना तो वो लेट आउट कर दिया। ठीक है, तो वो जब वो लेट आउट कर दिया तो उसको 20,000 रुपया पर महीना के हिसाब से उसको मिला। ठीक है, 20,000 रुपया पर महीना के हिसाब से उसको मिला उसका अपार्टमेंट का रेंट। ठीक है, तो फिर एक्सपेक्टेड कितना बनता है? ठीक है, तो फिर एक्सपेक्टेड कितना बनता है कि अगर वो अपने बिल्डिंग में नहीं रहता स्टार्टिंग से, तो फिर वो कितना इसको मिल सकता था, रेंट कितना मिल सकता था? तो 20,000 रुपया अगर उसको 1 महीना की मिल रहा है तो 12 महीना का 2,40,000 रुपया उसको मिल जाता है। ठीक है, 2,40,000, ये ध्यान रखिएगा 2,40,000 होगा। आप आंसर पे मत जाइएगा, इसका जो आंसर दिया हुआ है उसके आंसर पे मत जाइएगा, मैं जो बता रहा हूं वो आंसर आप लिखिएगा, टिक करिएगा। ठीक है, आप ऐसा कभी मत गलती करें कि जो नीचे का आंसर जो मतलब इस क्वेश्चन के जब इन होता है मोर देन 200 क्वेश्चन आई थिंक गिवन है, तो टेस्ट का जो भी बुक है उसमें उसका आंसर पे मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारा एरर है थोड़ा। देखिए मिसप्रिंट होता है, इंसान ने जो भी क्वेश्चन पेपर को बनाए हैं तो थोड़ा मिसप्रिंट होता है, कहीं क्वेश्चन में भी थोड़ा सा एरर है तो होता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, कितना सारा क्वेश्चन उन लोग को बनाना होता है। तो मैं जो बता रहा हूँ आप उसी आंसर पे आप स्टिक रहिएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेंट 2,40,000 हो जाएगा, 2,40,000। ठीक है, तो 2,40,000 हो गया एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। तो जीएबी क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, तो 2,40,000 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2,40,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है व्हेन ए कंपनी पेड 5 लाख रुपया टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू कैरी ऑन रिसर्च इन फील्ड अनरिलेटेड टू द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, द अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन पेड बाई वे ऑफ डोनेशन वुड बी। जैसे कि सिंपल सुनिए, एक कंपनी है 5 लाख रुपया देता है आईआईटी को, तो बताइए कितना डिडक्शन मिलेगा। तो जो भी आईआईटी को अगर आईआईटी को डोनेशन देता है तो उसको ऊपर 150%, मतलब कि जितना वो देगा कंपनी डोनेशन आईआईटी को, तो 150% उसका डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो 5 लाख अगर वो डोनेट कर रहा है तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 7.5 लाख मिलेगा। ठीक है, 150% डेट मीन्स 7.5 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 7.5 लाख कहाँ पे दिया? हाँ, 150% भी दिया, 7.5 लाख भी दिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी को टिक करिए, 7.5 लाख फिर 150% भी दिया है, 150% डिडक्शन मिलता है आईआईटी को कंट्रीब्यूट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन डी हो गया 7.5 लाख। ठीक है,
52 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आइए। 53 क्वेश्चन नंबर है, बोलता है क्वेश्चन कि मिस्टर ए हैज लॉस फ्रॉम रेगुलर बिजनेस 8 लाख। मिस्टर ए का लॉस है रेगुलर बिजनेस से 8 लाख का, एंड इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस से इनकम है 11 लाख का। हिज टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स वुड बी। ठीक है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि उसका लॉस है रेगुलर बिजनेस से। ठीक है, रेगुलर बिजनेस से उसका 8 लाख का लॉस है। ठीक है, बट उसका इनकम है स्पेकुलेटिव बिजनेस है, स्पेकुलेशन बिजनेस से उसका 11 लाख का इनकम है। ठीक है, तो हिज टोटल इनकम वुड बी चार्जेबल टू टैक्स। तो फिर बताइए कि कितना इनकम पे उनका टैक्स लगेगा, उस एसएससी का कितना इनकम पे टैक्स लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो स्पेकुलेटिव जो भी बिजनेस होता है तो उसके इनकम के साथ यह सेटअप हो जाएगा। उसके स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम से जो अदर बिजनेस, जो नॉर्मल बिजनेस होता है वो सेटअप हो जाएगा। नॉर्मल बिजनेस का लॉस जो है ना, ध्यान सुनिए, नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ सेटअप हो जाएगा। नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ सेटअप हो जाएगा, बट स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस के साथ सेटअप नहीं होगा। ठीक है, एक बार और सुनिए, रेगुलर बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, बट स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, नॉर्मल बिजनेस रेगुलर बिजनेस का लॉस है 8 लाख रुपया, एंड इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 11 लाख। तो फिर सेट ऑफ कर दीजिए, 8 लाख लॉस है, 11 लाख इनकम है, तो बचेगा 3 लाख रुपया। तो 3 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो हिज टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स वुड बी 3 लाख रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन शुड कंसिस्ट ऑफ। जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है वो शैल कंसिस्ट ऑफ। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन शुड कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनली, या पर्सन अदर देन इंडिविजुअल ओनली, या फिर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ओनली। ठीक है, तो नन ऑफ द एबव। ठीक है, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में सभी आते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इंडिविजुअल भी आ जाएगा, एक कंपनी भी आ जाता है, फॉर्म भी आ जाता है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल नहीं होता है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ सिर्फ नहीं होता है। इसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकते हैं, फॉर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, एचयूएफ भी, इंडिविजुअल, एनीथिंग, एनी सब आ सकते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ द एबव, जो ऊपर का 3 ऑप्शन दिया है वो नन ऑफ द एबव। ठीक है, क्योंकि इसमें सब आ जाते हैं। अगर ऑप्शन में नहीं, यहाँ पे ओनली तो लिखा ना, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में सब आते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फॉर्म, सब आ जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन में। ठीक है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अगर क्वेश्चन में रहता तो वहां पे सिर्फ इंडिविजुअल होता है। ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल होता है, बट इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन इसमें सब आ जाते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फॉर्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है एन इंडियन कंपनी वेयर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया। इंडियन कंपनी है बट उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, शैल बी। ठीक है, देखिए ये ध्यान रखिए, इंडियन कंपनी है, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहीं हो मैटर नहीं करता। इंडियन कंपनी है ना, उसको इंडियन रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, पोएम कहीं हो मैटर डजंट मैटर। अगर इंडियन कंपनी है, पोएम कहीं भी हो मैटर नहीं करता है। ठीक है, पोएम मतलब होता है कि जहाँ पे डिसीजन वगैरह लिया जाता है, यही होता है पोएम। तो बहुत बड़ा चीज नहीं है पोएम, मतलब कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। बहुत सोच रहे होंगे पोएम क्या बोल रहा है, पोएम सुना रहे, पोएम नहीं, पोएम डेट मीन्स इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट डेट मीन्स कि जहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कंपनी का पूरा डिसीजन, तो उसी को प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा क्वेश्चन था कि एन इंडियन कंपनी वेयर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया, फिर भी अगर इंडियन कंपनी है तो फिर उसको इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, एक कंसेप्ट इसमें और है कि अगर कोई फॉरेन का कंपनी होता, कोई कंपनी अगर फॉरेन का होता
अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होता तो फिर वो फॉरेन कंपनी का अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में होता तो वो उस फॉरेन कंपनी को भी इंडियन रेसिडेंट माना जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का हो गया ये। आप क्वेश्चन 56 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है कैजुअल इनकम रिसीव्ड बाय द असेसी। जो कैजुअल इनकम होता है, कैजुअल इनकम को पूरी तरह से टैक्सेबल किया जाता है। ठीक है, कैजुअल इनकम रिसीव्ड बाय एसएससी को पूरी तरीके से टैक्सेबल किया जाता है। तो कैजुअल इनकम क्या होता है? कैजुअल इनकम होता है जैसे देखिए आप लॉटरी में कुछ पैसा जीत जाते हैं, चाहे आप केबीसी में जाते हैं ना अमिताभ बच्चन के सामने, हेलो देवियो सजनों आप लोगों का केबीसी में स्वागत है, मतलब ठीक है मैं एक्टिंग थोड़ा करता हूँ बट अमिताभ बच्चन की तरह तो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आप केबीसी में पार्टिसिपेट करने जाते हैं, चाहे कोई भी आप गेम शो में जाते हैं, तो वहां से अगर आप कुछ भी जीतते हैं, चाहे आप विनिंग फ्रॉम लॉटरी से जीतते हैं, चाहे फिर आप हॉर्स रेस से जीतते हैं, तो फिर आपका जो भी इनकम होता है वो कैजुअल इनकम के अंदर आता है। ठीक है, तो जो भी कैजुअल इनकम के अंदर आता है वो टैक्सेबल होता है, फुली टैक्सेबल होता है, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो भी आप लॉटरी से इनकम आप गेन करते हैं, इनकम आपका होता है, तो उसमें अगर कुछ भी आप एक्सपेंस किए चाहे लॉस किए तो वो डिडक्ट नहीं होता है। ध्यान से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। सपोज डेट आप लॉटरी में 20,000 जीत गए, ठीक है, सपोज डेट आप लॉटरी में 20,000 रुपया जीत गए, 20,000 लॉटरी में जीत गए, बट 20,000 रुपया जीता ना, और में 10 लाख रुपया पहले आप लॉस कर चुके थे। सपोज डेट फर्स्ट ऑफ ऑल यू लॉस योर 10,000 रुपीज एंड देन आफ्टर यू बोन 20,000 रुपीज। ठीक है, तो बाद में 20,000 रुपये जीते बट पहले तो 10 रुपया कमा चुके थे ना, तो आप बोलिएगा ना कि ये गवर्नमेंट 10,000 रुपया 10 रुपया पहले हम जो लॉस किए थे ना उसको थोड़ा सा माइनस कर दो ना। तो गवर्नमेंट बोला ना 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 ना, ना जितना आप जीते पूरा पे टैक्सेबल होगा, यहाँ पे कुछ भी डिडक्शन नहीं होता, नहीं आपका एक्सपेंस इसमें माइनस होगा, नहीं आपका लॉस माइनस होता है। जो भी लॉटरी इनकम चाहे विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस चाहे जो भी कैजुअल इनकम है, इसमें ना एक्सपेंस आपका डिडक्शन होगा नहीं आपका लॉस डिडक्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ना एक्स्ट्रा बता दिया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन सी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बोलता है फ्री मील वर्थ रुपीज 120 रुपया पर मील फॉर 200 डेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग वर्किंग आवर इन ए रिमोट एरिया। रिमोट एरिया में अगर फ्री मील आपको दे रहा है 120 रुपया पर मील, 200 दिन आपको दिया एम्प्लॉयर आपको वर्किंग आवर में, बट आप काम कर रहे थे रिमोट एरिया में, तो बताइए कि 50 रुपया पर मील एग्जेम्प्ट होगा कि टैक्सेबल होगा अप टू 50 रुपीज पर मील, या पूरी तरह से आपके ऊपर एग्जेम्पशन दिया जाएगा, पूरी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा कि पूरा टैक्सेबल होगा। तो मैं बता दूं अगर ये नॉर्मल केस होता, रिमोट एरिया में ऐसा नहीं होता, तो 50 रुपया का एग्जेम्पशन मिलता है। जनरली 50 रुपये का एग्जेम्पशन मिलता है, रिमोट एरिया ना होता तो। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे आपको रिमोट एरिया यहाँ पे क्वेश्चन में डाल दिया, तो जैसे ही रिमोट एरिया डाल दिया क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया है। तो अगर रिमोट एरिया क्वेश्चन में है तो फिर ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, तो पूरी तरह से ये एग्जेम्पशन है, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या बोल रहा है। अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम। जो अनरियलाइज्ड रेंट होता है ना ऑफ ए प्रॉपर्टी शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम, तो जो भी रियलाइज होता है अनरियलाइज्ड रेंट वो माइनस होता है एक्चुअल रेंट से। जनरली आप जब एचपी हाउस प्रॉपर्टी का जो भी आप सम बनाते होंगे तो आप एक्चुअल रेंट से उसको माइनस करते होंगे अनरियलाइज्ड रेंट को। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में जब सम बनाते होंगे तो जनरली आप करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे तो एक्चुअल रेंट दिया नहीं है ना, एक्चुअल रेंट तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो फिर आप अनरियलाइज्ड रेंट को किससे माइनस करिएगा? अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रॉपर्टी किससे माइनस करिएगा? अगर क्वेश्चन में आपको एक्चुअल रेंट ना दिया है तो आप अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करने का कोई नहीं मिल रहा है, तो फिर आप इसको आप जीएवी से माइनस करिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीएवी, मतलब कि ग्रोस एनुअल वैल्यू। ठीक है, ग्रोस एनुअल वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन ही हो जाएगा 58। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन है ग्रोस एनुअल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए, क्वेश्चन 59 बोलता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 AD इज अलाउड टू। डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 AD इज अलाउड टू।
तो 32 एडी था क्या, है क्या? 32 एडी है कि न्यू इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी के लिए आप खर्च करते हैं तो उसी में होता है। कुछ एक नोटिफाइड एरिया को फिक्स कर दिया गया कि यहाँ यहाँ पे अगर आप एक्सपेंस करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिडक्शन छूट आपको देता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 एडी इज अलाउड टू, ये कॉर्पोरेट को भी मिल सकता है एंड नॉन कॉर्पोरेट एससीसी को भी मिल सकता है, बट ये नोटिफाइड एरिया फिक्स कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट कुछ नोटिफाइड एरिया को फिक्स कर दिया गया है कि अगर आप यहाँ पे फैक्ट्री या फिर आप कुछ भी जो गवर्नमेंट बोलता है अगर आप खोलते हैं और जिससे कि उस एरिया में कुछ डेवलपमेंट वर्क होता है, तो क्या होता है ना कि सपोज डेट कोई एरिया को नोटिफाइड इसलिए किया जाता है कि बहुत पिछड़ा हुआ जगह है जहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे अगर फैक्ट्री वगैरह लग जाता है ना तो वहाँ का लोगों का सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, डेली एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है ना। तो इसलिए नोटिफाइड एरिया को ऐसा किया जाता है कि वहाँ पे लोग जाकर फैक्ट्री खोले। तो फैक्ट्री लोग इसलिए खोलते हैं क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट आपको छूट देता है, तो आप छूट लेने के चक्कर में वहाँ पे आप फैक्ट्री खोलते हैं, बट गवर्नमेंट का मोटिव तो होता है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का होता है और थोड़ा सा उधर का लोगों का एम्प्लॉयमेंट तो हो ही जाएगा, उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट वर्क भी हो जाएगा, तो इसलिए करते हैं। तो 32 एडी है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 एडी इज अलाउड टू कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट एसएससी इन नोटिफाइड एरिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन सी हो गया। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 60, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, जब कैपिटल गेन को आप कंप्यूट करते हैं तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन के साथ आप क्या करते हैं? तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन के साथ आप उसको नाइदर अलाउड करते हैं, नाइदर अलाउड एज डिडक्शन नोर एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो जो एसटीटी होता है मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, नहीं उसको आप अलाउड करते हैं, नोट नाइदर अलाउड एज डिडक्शन, नहीं उसको आप अलाउड करते हैं डिडक्शन और नोट फॉर्म ऑफ कॉस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक ही रखते हैं और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग 60 तक ही रखते हैं। हाँ, एक तो याद रखिएगा क्वेश्चन इतना सारा आप लोग के लिए डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा यार और थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा कमेंट करते हैं तो लगता है कि हाँ थोड़ा आपको अच्छा लगा, तो आप कमेंट कर रहे हैं मतलब अच्छा कमेंट करिएगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा तभी कमेंट करिएगा, ऐसा नहीं जबरदस्ती नहीं है कि कमेंट करना जरूरी होता है। आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ना अपना दोस्त लोग के साथ, जो भी आपका फ्रेंड लोग हैं, चाहे खास फ्रेंड है, चाहे जो भी हैं, शेयर कर दीजिएगा, जैसे भी शेयर करना करिएगा ताकि चैनल और भी ग्रो हो। जितना चैनल ज़्यादा ग्रो होगा उतना ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए हेल्प करने वाला हूँ। देखिए जितना ज़्यादा व्यूज़ मिलता है उतना ज़्यादा आदमी को काम करने का मन होता है, ठीक है। इससे तो मेरे को कुछ बेनिफिट होता नहीं है, आपको भी पता है। यूट्यूब पे क्या बेनिफिट होगा ये आपको भी पता है। सिर्फ इंसान इसलिए मेहनत करता है यूट्यूब पे कि लोगों को फायदा हो। देखिए हम लोगों के पास जो भी थोड़ा भी नॉलेज है, जिससे ये होता है कि चलिए मैं पहले तो फाइनल वाले के लिए रिकॉर्ड करके मैं पूरा अपलोड कर चुका हूँ, फिर मैं सोचा कि चलो जब फाइनल वाला कर दिया हूँ तो छोटा वाला जो भी भाई लोग हैं तो उन लोग भी नाराज ना हो, तो आप लोगों के लिए भी मैं सोचा कि चलो इस टर्म वाले को इंटरमीडिएट वाले को भी कर देता हूँ। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने फाइनल वाले के लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया था और फाइनल वालों ने भर भर के फायदा उठाया। अब देखिएगा मेरा फाइनल वाला वीडियो में अच्छा खासा लोगों ने फायदा उठाया। लॉ का तो वीडियो इतना मतलब वायरल हुआ था कि सभी वीडियो का मतलब सब वीडियो मोर देन 1000 व्यूज है, तो अच्छा खासा लोगों ने देखा, अच्छा कमेंट किया नीचे में, तो अच्छा लगा कि लोगों को फायदा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इंटरमीडिएट वाले बच्चों को क्यों छोड़ दें, तो आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड किया। तो लॉ का तो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, टोटल MCQ लॉ का मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए मोर देन 20 वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ अभी तक। मोर देन 20 वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, मिस मत करिए। बहुत ही अच्छा एकदम एनालिसिस करके आप लोग के लिए मैं डिस्कस किया हूँ, तो जाकर के देख ही लीजिएगा। लॉ का MCQ टोटल अपलोडेड है, प्लेलिस्ट पे चेक करिएगा, तो ऐसे भी सर्च करिएगा ना, कुछ भी चैप्टर सर्च करिएगा CMA इंटरमीडिएट का, कुछ भी बोनस एक्ट ग्रेजुएटी एक्ट सेपरेट वीडियोस भी अपलोडेड है। तो CMA इंटर लॉ करके CMA इंटर लॉ MCQ सर्च करिएगा
सीएम इंटर लॉ एमसीक्यू सर्च करिएगा, तो अगर आप सर्च करिएगा तो अगर आपका लिस्ट में मोबाइल में अगर 10 ठो अगर ऊपर आया तो उसमें अब दो या 3 ठो वीडियो मेरा ही रहेगा। ठीक है, तो आप वहां से आप देख सकते हैं। नहीं तो फिर आप एक और ऑप्शन है, अगर आपको सिर्फ मेरा ही चाहिए तो फिर आप मेरा प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, पूरा अवेलेबल हो जाएगा पूरा वीडियो। तो फायदा उठाइए, थोड़ा सा मेरे को भी फायदा करिए। फायदा मतलब होता है कि थोड़ा सा लाइक मार दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, थोड़ा अच्छा वाला कर दीजिएगा, कि आदमी खुश हो देख करके। ऐसा मत कर दीजिएगा कि गुस्सा आ जाए, ठीक है। जो और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आगे आगे का जो भी क्वेश्चन है हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू आज के लिए।